राधे कृष्ण फ्रेंड्स, मेरा नाम उमा जंदल है और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स नेट पॉइंट पर। फ्रेंड्स, पेपर 2 की यूनिट 6 जिसमें हम कार्य मूल्यांकन यानी कि जॉब इवैल्यूएशन पढ़ रहे थे और जिसकी लास्ट क्लास में हमने कार्य मूल्यांकन के लाभ और इसकी सीमाओं के बारे में पढ़ा था। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कार्य मूल्यांकन की विधियाँ यानी कि मेथड्स ऑफ जॉब इवैल्यूएशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक संगठन में अनेक कार्य होते हैं जिन्हें पूरा करने हेतु मानव संसाधन लगाए जाते हैं। इन कर्मचारियों का वेतन एवं मजदूरी कार्य निष्पादन हेतु निश्चित किया जाता है। कार्य की प्रकृति कैसी भी हो, सभी का कार्य मूल्यांकन किया जाता है। तो देखिए, एक संगठन के अंदर बहुत सारी जॉब्स होती हैं, चाहे वो छोटे लेवल की हो चाहे वो बड़े लेवल पे, चाहे वो वर्कर है या मैनेजर है या कोई सीईओ है, सभी को हमें पे करना पड़ता है। इसलिए जो कार्य मूल्यांकन किया जाता है वो सभी जॉब्स का किया जाता है। ठीक है, कार्य मूल्यांकन की दो विधियां होती हैं, गैर संख्यात्मक तथा संख्यात्मक। ओके, तो देखिए इसका चार्ट है। जॉब इवैल्यूएशन मेथड्स होते हैं हमारे नॉन एनालिटिकल मेथड्स और एनालिटिकल मेथड्स। इसको आप गैर संख्यात्मक या फिर इसको आप नॉन क्वांटिटेटिव मेथड्स भी कह सकते हो। और जो एनालिटिकल मेथड्स हैं ये होते हैं हमारे संख्यात्मक, ओके, जिसे आप क्वांटिटेटिव मेथड्स भी कह सकते हो। तो इसके अंदर कौन कौन से आते हैं? हमारे गैर संख्यात्मक के अंदर आता है हमारा फर्स्ट जो होता है वो हमारा रैंकिंग मेथड यानी कि क्रम निर्धारण विधि। और सेकंड होता है हमारा क्लासिफिकेशन मेथड यानी कि कार्य वर्गीकरण विधि, या फिर इसे आप श्रेणीकरण विधि भी कह सकते हो। ठीक है, और संख्यात्मक विधि जो होती है इसके अंदर फैक्टर कंपैरिजन और पॉइंट मेथड होता है। ठीक है, तो आज की क्लास में जो हम पढ़ेंगे वो हम गैर संख्यात्मक विधियां यानी कि नॉन एनालिटिकल मेथड्स को पढ़ेंगे। ओके, तो देखते हैं। सबसे पहले देखिए, गैर संख्यात्मक विधि के अंदर क्रम निर्धारण विधि यानी कि रैंकिंग मेथड। तो ये क्या होता है, जैसे कि इसके नाम से क्लियर होता है कि रैंकिंग मेथड है ये। ठीक है, इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम जॉब्स को रैंक देते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। इस विधि के अंतर्गत मूल्यांकनकर्ता कार्य विवरण का अध्ययन कर विश्लेषण करता है और उन्हें घटते क्रम में क्रमांक देता है। तो देखिए, सबसे पहले इसके अंदर क्या करते हैं कि जो मूल्यांकन करता है वो कार्य विवरण का अध्ययन करता है। कार्य विवरण यानी कि अब जॉब डिस्क्रिप्शन, जितनी भी जॉब्स हैं वो उसके अंदर क्या क्या स्पेशलिटीज़ है, जितनी भी हमारी जॉब्स हैं, सबसे पहले देखते हैं कि जॉब्स कौन कौन सी हैं। ठीक है, उसके अंदर क्या क्या स्पेशलिटीज़ है, यानी कि वो कितना काम कर रहे हैं और कौन से लेवल पे हैं वो, उसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ये सारी चीज़ें जितने भी जॉब डिस्क्रिप्शन में हम चीज़ें देखते हैं उन सभी का वो अध्ययन कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद उनको क्या करते हैं, उनको हम घटते क्रम में क्रमांक देते हैं। मतलब जो सबसे ऊंची पोस्ट होती है उसको सबसे ऊपर लिखेंगे, उसके बाद जो नीचे की पोस्ट है उसको नीचे, फिर जो सबसे कम इम्पॉर्टेंट जो जॉब होती है उसको हम सबसे नीचे लिखते हैं। इस तरीके से हम जो है रैंकिंग करते हैं। ठीक है, क्रम निर्धारण विधि में मूल्यांकन कर्मचारी की पर्यवेक्षण क्षमता, उसके साथ समन्वय, उसकी न्यूनतम योग्यता, अनुभव, प्रशिक्षण आदि को ध्यान में रखकर करता है। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखकर क्या करते हैं, हम रैंकिंग कर देते हैं हमारी जितनी भी जॉब्स होती हैं, हाईएस्ट टू लोएस्ट। ठीक है, सबसे ऊपर कौन सी होती है, हाईएस्ट, जो सबसे बड़ी पोस्ट होती है उसको सबसे ऊपर, और जो सबसे नीचे वाली होती है वो उसको हम सबसे नीचे का स्थान देते हैं। ठीक है, तो देखिए इसके स्टेप्स कौन कौन से होते हैं इस मेथड के। सबसे फर्स्ट है कार्य विवरण तैयार करना, यानी कि हमारी जॉब्स जितनी भी हैं उनको उनका डिस्क्रिप्शन निकालना पूरा कि जॉब्स कौन कौन सी हैं और उनके अंदर क्या क्या चीज़ें, उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, उनके कौन कौन से फैक्टर्स हैं, जैसे कि कितनी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं, उनको कितना काम करना है, कैसी वर्किंग कंडीशन में वो काम करें, ये सभी चीज़ें। ठीक है, उसके बाद मुख्य कार्यों तथा मूल्यांकनकर्ताओं का चयन करना। ठीक है, उसके बाद हमें ये देखना कि कौन कौन सी जो है वो मुख्य कार्य हैं, इनमें से हमारी जो जॉब्स हैं वो कौन कौन सी मुख्य हैं। उसके बाद देखिए, सफल मूल्यांकन के लिए 10 से 20 कार्य चयनित किया जाता है, यानी कि हमारे जो रैंकिंग मेथड है इसके अंदर सिर्फ 10 से लेके 20 कार्य को ही चयन किया जाता है। उसके बाद देखिए, मुख्य कार्यों को उनकी विशिष्टता के आधार पर क्रमबद्ध करना, समस्त कार्यों को क्रम निर्धारित करना, कार्यों को उनकी कठिनाई, सुविधा या महत्व के अनुसार क्रमबद्ध किया जाता है। ठीक है, तो इनका कहना है कि उनकी कठिनाई, यानी कि जितनी भी जॉब जो है वो हायर लेवल की होती है तो वो उतनी ही कठिन जॉब होती है ना, तो उनकी कठिनता के आधार पर हम उन्हें क्या कर देते हैं, रैंक कर देते हैं हाईएस्ट टू लोएस्ट। ओके,
मुख्य कार्यों को प्राथमिकता दी जाती है तथा कम महत्वपूर्ण कार्यों को बाद का स्थान दिया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले अगेन यही बात कर रहे हैं कि जो मुख्य कार्य होती है, जो इंपॉर्टेंट जॉब्स होती है हमारे ऑर्गेनाइजेशन को, उनको प्राथमिकता दी जाती है, यानी कि सबसे ऊपर लिखी जाती है। उसके बाद कम महत्वपूर्ण जो कार्य होते हैं उनको बाद का स्थान, यानी कि जितने भी कम महत्वपूर्ण होते जाएंगे उनको हम नीचे नीचे लिखते जाएंगे। क्रम निर्धारण के आधार पर कार्य का वर्गीकरण करना। उसके बाद हम क्या करते हैं, जितने भी हमारे जो जॉब्स थे उनको हम इन सभी जॉब्स के अंदर लिख देंगे। ठीक है, तो सामान्यतः 8 या 12 वर्ग बनाए जाते हैं इसके अंदर। तो देखिए इसका एक एग्जाम्पल है अकाउंटेंट। ठीक है, यहाँ पर अकाउंटेंट दे दिए। जो अकाउंटेंट है किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए वहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट होगा, तो उन्होंने सबसे फर्स्ट रैंक दिया है इसको। ठीक है, और ये सैलरी इसको पे करे 60। उसके बाद सेकंड अकाउंट क्लर्क, परचेज असिस्टेंट, मशीन ऑपरेटर, टाइपिस्ट, ऑफिस बॉय। ठीक है, तो ये सभी इन्होंने जॉब डिस्क्रिप्शन निकाल ली है कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर ये सभी जॉब्स हैं। ठीक है, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद जितने भी हमारे ऑफिस बॉयज़ होंगे उन सभी को हम इसके अंदर रखेंगे। उसके बाद जितने भी टाइपिस्ट हैं या जितने मशीन ऑपरेटर है, परचेज असिस्टेंट है, अकाउंट क्लर्क है, उनको हम इन सभी के अंडर इन सभी वर्ग में रख देंगे और उसको उतना ही पे करेंगे जो इस वर्ग के अंदर आते होंगे। ओके, देखिए उसके बाद एक वर्ग में सम्मिलित किए जाने वाले श्रमिकों को समान मजदूरी दी जाती है। ठीक है, तो जो भी एक वर्ग के अंदर आ रहा है, यानी कि जो ऑफिस बॉय के अंदर आ रहा है वो उसको सभी क्या सैलरी दी जाएगी, 15,000 उसको सैलरी दी जाएगी। ठीक है, जो अकाउंटेंट के अंदर आ रहा है उसको क्या सैलरी दी जाएगी, उसको 60,000 सैलरी दी जाएगी। ठीक है, तो देखिए इस विधि के लाभ क्या क्या है। यह विधि सरल व समझने में आसान है। तो देखिए जो ये मेथड है ये बहुत ही सिंपल है। इसमें करना क्या, इसमें जॉब डिस्क्रिप्शन निकालना है, उसके बाद उसको रैंक कर देना है। ठीक है, तो ये बहुत ही इजी मेथड होता है। यह विधि कम खर्चीली है, तो क्योंकि इसके अंदर ये सिंपल मेथड है, हमें इसके अंदर ना ही धन ज़्यादा लगाना पड़ता है ना ही समय ज़्यादा लगाना पड़ता है, तो इसलिए जो ये विधि होती है धन और समय दोनों की बचत करती है। यह विधि छोटी इकाइयों हेतु उपयोगी है। तो देखिए जो ये विधि है ये छोटी इकाइयों हेतु उपयोगी होती है, क्योंकि अगर हमारी बड़ी इकाइयाँ होंगी तो वहाँ पर जो होगी वो बहुत सारी जॉब्स होंगी। मतलब जहाँ पर हज़ारों या लाखों की तादाद में अगर हमारी जॉब्स हैं तो हम उन्हें रैंक करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता। ठीक है, उसके बाद देखिए इसकी सीमाएं। तो क्रम निर्धारण विधि की क्या सीमाएं हैं। फर्स्ट है बड़ी आकार की इकाइयों हेतु उपयोगी नहीं। तो अभी मैंने आपको बताया था कि अगर बड़ी आकार की जो इकाइयां हैं अगर उसमें बहुत सारी जॉब्स हैं, जैसे कि हज़ारों या लाखों की तादाद में अगर वहाँ जॉब कर रहे हैं, तो उनको रैंक करना जो है वो हमारे लिए पॉसिबल नहीं हो सकता, तो इसलिए ये मेथड वहाँ पे यूज़ नहीं किया जा सकता। उसके बाद देखिए मूल्यांकन अभिनति संभव, यानी कि जब हम मूल्यांकन करते हैं तो हो सकता है कि हम जॉब के टाइम, जॉब डिस्क्रिप्शन के टाइम पे कोई ना कोई जो उसका फैक्टर है, यानी कि कोई ना कोई घटक है, जैसे कितना उत्तरदायित्व वो निभा रहा है, कैसी कंडीशन में वो काम कर रहा है, तो उसको हमें देखने में कई बार जो है वो गलती हो जाती है। उसके बाद देखिए इस विधि में शुद्धता की कमी हो सकती है। तो देखिए कई बार क्या होता है कि जो पर्सन रैंक कर रहा है वो अपने हिसाब से रैंक करता है, यानी कि उसको लगता है कि ये कम इंपॉर्टेंट जॉब है तो वो नीचे लिख देता है, और अगर उसको लगता है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो वो अपर लेवल पे उसको लिख देता है। ठीक है, तो ये हर पर्सन के हिसाब से होता है, अलग अलग होता है। अगर मैं रैंक कर रही हूँ तो मैं अपने हिसाब से रैंक करूँगी, और दूसरा पर्सन जो अगर रैंक कर रहा है तो वो अपने हिसाब से रैंक करेगा, तो इसलिए इसके अंदर पूर्णतः शुद्धता नहीं होती, कुछ ना कुछ इसके अंदर कमियाँ होती हैं। उसके बाद देखिए तुलना करने का कोई विशेष आधार का ना होना। ठीक है, तो इसके अंदर हम तुलना भी नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे इसके अंदर कोई जो है कोई फैक्टर डिसाइड नहीं होते कि यही फैक्टर इसके अंदर लेने हैं, तो कुछ भी इसमें तुलना का आधार नहीं होता। ओके, उसके बाद नेक्स्ट देखिए श्रेणीकरण विधि, यानी कि ग्रेडिंग मेथड, या फिर इसे आप जॉब क्लासिफिकेशन मेथड भी कह सकते हैं। तो देखिए इसके भी आपको नाम से पता चल रहा होगा ग्रेडिंग मेथड। तो इसमें हम क्या करते हैं, हम जॉब्स को ग्रेड कर देते हैं। ठीक है, ग्रेडिंग आपने बहुत देखी होगी, जब हम स्कूल्स में पढ़ते थे तो वहाँ पर भी हमें ग्रेड मिलती थी कि इतने मार्क्स से इतने मार्क्स हैं तो उसके अंदर ये ग्रेड आएगी, है ना। तो इस तरीके से ग्रेडिंग कर देते हैं इसके अंदर। तो देखिए इस विधि को कार्य वर्गीकरण विधि के नाम से भी जाना जाता है। यह क्रम विधि का विकसित रूप है। इस विधि के अंतर्गत पहले से निर्धारित ग्रेड या स्केल दिया जाता है। यह श्रेणी का स्केल पहले से किसी समिति द्वारा निर्धारित होता है। तो देखिए जो ग्रेडिंग स्केल होता है वो इसके अंदर पहले से निर्धारित होता है ना। जैसे स्कूल्स में भी क्या होता है, पहले से ग्रेडिंग स्केल्स निर्धारित होते हैं कि अगर 91 से लेकर 100% के बीच में मार्क्स हैं तो उसको आउटस्टैंडिंग ग्रेड दी जाएगी, है ना। तो इसके अंदर
संगठन में भी क्या होता है, संगठन में भी ऐसा ही होता है कि जितनी भी हमारी जॉब्स होती है उनके लिए पहले से ग्रेडिंग या स्केल जो ग्रेडिंग स्केल होता है वो पहले से निर्धारित होता है। हमें अपने जॉब्स को उनके ऊपर बस ग्रेड देना होता है कि ये इस ग्रेड के अंदर है, ये इस ग्रेड के अंदर है, ठीक है। देखिए इसके जो स्टेप्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट होता है कार्य विवरण तैयार करना, यानी कि सेम सबसे पहले हम अपना जॉब डिस्क्रिप्शन तैयार करेंगे कि जॉब्स कौन कौन सी हैं और वो क्या क्या काम करती हैं, उन अपनी जॉब्स के बारे में पूरी डिटेल्स निकाल लेंगे। उसके बाद देखिए वर्ग विवरण तैयार करना। उसके बाद क्या करेंगे, हम वर्ग विवरण तैयार कर देंगे, यानी कि जो हमारी जॉब्स हैं वो कौन सी हायर लेवल की जॉब्स हैं, कौन सी लोअर लेवल की जॉब्स हैं, कौन सी जो है मिडल लेवल की जॉब्स हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हम अपनी जॉब्स को वर्ग पे डिफाइन कर लेते हैं। उसके बाद देखिए मुख्य कार्य तथा वर्गीकरणकर्ताओं का चयन। तो देखिए जो हमारे मुख्य कार्य होते हैं, यानी कि अभी जैसे जो हमारी हाईएस्ट जॉब्स होती हैं उनका चयन करना कि जो हमारे सबसे टॉप लेवल के काम है वो कौन से होते हैं, और जो उनमें वर्गीकरण करेंगे, जो ग्रेडिंग करेंगे, उनका चयन करना, ठीक है। उसके बाद पहले से निर्धारित ग्रेड या स्केल पर कार्यों का वर्गीकरण करना, यानी कि उसके बाद क्या होता है कि जो हमारा पहले से निर्धारित ग्रेड या स्केल होता है उसके अंदर हम अपनी जॉब्स को ग्रेडिंग दे देते हैं कि ये जो जॉब है ये इस ग्रेड के अंदर आएगी, ठीक है। एक ही वर्ग में सम्मिलित सभी कर्मचारियों को एक समान मजदूरी प्रदान करना। उसके बाद क्या होता है, जो एक ही वर्ग होते हैं उसके अंदर जितने भी हमारे कर्मचारी आते हैं उन सभी को एक ही मजदूरी दी जाती है, या एक समान मतलब थोड़े बहुत अंतर के अंदर उनको मजदूरी दी जाती है। तो इसका एग्जाम्पल देखिए, ये देखिए ये यहाँ पर पहले से जो है ग्रेड्स दे रखी है, क्लास जो है उसकी पहले से निर्धारित कर रखी है कि क्लास 1 जो है इसके अंदर जो इसको बोला गया है कि ये एग्जेक्टिव्स हैं, ठीक है। तो इसके अंदर कौन कौन आएंगे, ऑफिस मैनेजर, डेप्यूटी ऑफिस मैनेजर, ऑफिस सुपरिटेंडेंट एटसेट्रा, ठीक है। इस तरीके की जो पोस्ट होंगी वो एग्जीक्यूटिव्स के अंदर आएगी। क्लास 2 है हमारा स्किल्ड वर्कर्स का, परचेजिंग असिस्टेंट, कैशियर, रिसीप्स क्लर्क एटसेट्रा। क्लास 3 है हमारा सेमी स्किल्ड वर्कर्स, स्टेनोटाइपिस्ट, मशीन ऑपरेटर्स एटसेट्रा, ठीक है। क्लास 4 है हमारा लेस स्किल्ड वर्कर्स का, जिसमें डेल्फेट्रीज, फाइल क्लर्क्स, ऑफिस बॉयज एटसेट्रा आएंगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले अपना जॉब डिस्क्रिप्शन निकाल लेंगे, ठीक है। उसके बाद हमने ये देख लिया कि जो हमारी जॉब्स हैं वो कौन सी हायर लेवल की है, कौन सी लोअर लेवल की है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद जो हमारी जॉब्स हैं उसको हम ऑलरेडी जो ये स्केल हमारे पास है इसके अंदर अपनी जॉब्स का वर्गीकरण कर देंगे, यानी कि उनको ग्रेड दे देंगे कि वो क्लास 1 के अंदर आ रहे हैं, क्लास 2 के अंदर आ रहे हैं, क्लास 3 क्लास 4 के अंदर आ रहे हैं, कौन सी क्लास के अंदर आ रहे हैं, ठीक है। यानी कि जैसे कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में मान लीजिए कि कोई CEO है, ठीक है, या फिर कोई मैनेजर है, कोई सेल्स मैनेजर है, कोई मार्केटिंग मैनेजर है, ठीक है। तो वो सभी कहाँ पर आएंगे, वो क्लास 1 के अंदर आएंगे, क्योंकि यहाँ पर सभी मैनेजर्स दिए गए हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए कोई स्किल्ड वर्कर्स हैं, जैसे कि परचेज असिस्टेंट हो गए, कैशियर वगैरह हो गए, तो इस तरीके से जो वर्कर्स होंगे वो सभी कहाँ पर आएंगे, वो सेकंड क्लास में आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद थर्ड क्लास में इससे रिलेटेड जितने भी हमारे वर्कर्स होंगे वो इस थर्ड क्लास के अंदर आ जाएंगे, और जो एट लास्ट लेस स्किल्ड वर्कर्स जो होंगे वो इन सभी के अंदर आ जाएंगे। तो इस तरीके से जो हमारे कर्मचारी होते हैं, जो हमारी जॉब्स होती हैं, उनको हम पहले से जो हमारे पास स्केल होता है उसके अंदर हम उनको वर्गीकरण उनका कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए इस विधि के क्या क्या लाभ होते हैं। क्रम निर्धारित विधि का विकसित रूप है। तो देखिए क्रम निर्धारित विधि में हम क्या करते थे, हम खुद उनको रैंक करते थे, खुद उनकी जो जॉब्स है वो डिसाइड करते थे कि ये फर्स्ट नंबर पे, सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे, है ना। लेकिन इसके अंदर क्या होता है, ये इसके अंदर हमें पहले से निर्धारित स्केल दिया जाता है। ये भी एक सरल विधि है, ये भी एक ईजी मेथड है, क्योंकि इसके अंदर हमें पहले से स्केल दिया होता है, हम अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन निकाल के और उसके बाद उन्हें उसके अंदर क्लासिफिकेशन करना होता है। उसके बाद देखिए सभी कार्य विवरण तथा वर्गीकरण का प्रमाण होता है। तो हम जितने भी कार्य विवरण निकाल रहे हैं, ठीक है, या फिर उनका हम वर्गीकरण कर रहे हैं, तो हमारे पास उनका प्रूफ होता है कि हमने इस तरीके से ऐसा क्यों किया। अगर इन फ्यूचर हमें कभी ज़रूरत पड़ती है तो हम वो चीज़ अपने पास एज अ प्रूफ रख सकते हैं। उसके बाद देखिए पहले से निर्धारित वर्ग प्राप्त होते हैं। तो इसके अंदर जो है हमें वर्ग बनाने नहीं पड़ते, इसके अंदर हमें पहले से वर्ग मिलते हैं कि इस वर्ग के अंदर ये पर्सन आएगा, बस हमें उसका वर्गीकरण करना होता है, हमें जो क्लास है वो डिसाइड नहीं करनी होती। ओके, ये इसके बेनिफिट्स हैं। अब इसकी सीमाएं देख लेते हैं। तो देखिए इसकी सीमाएं क्या हैं। सभी कार्यों को उनके सही वर्ग में लिखना मुश्किल। तो देखिए कई बार क्या होता है कि कई जो जॉब्स होती है ना उसके अंदर एक थिन लाइन होती है, एक बहुत ही पतली लाइन होती है
कि हमें डिसाइड करना मुश्किल हो जाता है कि ये जो वर्कर है क्लास 3 में जाएगा या फिर क्लास 4 में जाएगा, ठीक है। बहुत ही सारे काम लगभग वो पर्सन वो कर रहा है जो क्लास 3 वाला कर रहा है, और सारे काम वो कर रहा है जो क्लास 4 वाला कर रहा है, ठीक है। उसके अंदर क्या होता है, एक बहुत ही डिफरेंस बहुत कम होता है, तो हमें डिसाइड करना मुश्किल हो जाता है कि हम क्लास 3 में लिखें या क्लास 4 में लिखें। जैसे कि मान लीजिए हम जब ग्रेडिंग करते हैं, हम अपनी क्लास में जब हम ग्रेडिंग करते हैं तो क्या करते हैं कि जैसे अगर 91 to 100 दिया हुआ है, तो जो उसको 91 जो % मार्क्स ला रहा है उसको भी आउटस्टैंडिंग, और जो 100% जो मार्क्स ला रहा है उसको भी आउटस्टैंडिंग, है ना। तो यहाँ पर देखिए ये प्रॉब्लम हो जाती है कि 91 वाले को तो प्रॉफिट हो जाता है और 100 वाले को थोड़ा सा लॉस हो जाता है। तो इस तरीके से जो है इसमें ग्रेडिंग सिस्टम होती है, उसके अंदर सही कार्यों का वर्गीकरण करना थोड़ा सा टफ हो जाता है। उसके बाद देखिए कई बार कोई कर्मचारी निचले स्तर पर भी कार्य करता है और ऊपरी स्तर पर भी, इसलिए उसका सही वर्ग निर्धारित नहीं किया जा सकता। तो देखिए क्या होता है कि एक मान लीजिए कोई मार्केटिंग मैनेजर है, ठीक है, कोई मार्केटिंग मैनेजर है, वो क्या करता है, वो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं या फिर जो सीई होते हैं, COF होते हैं, उनके साथ भी मीटिंग करता है अपनी, ठीक है, उनके साथ भी काम करता है, और साथ ही जो उनसे नीचे लेवल के जो वो होते हैं वर्कर्स होते हैं उनके साथ भी काम करता है, और अपने लेवल के साथ भी वो काम करता है ना। तो ये बहुत सारा काम करता है ये भी। तो हमें ये डिसाइड करना होता है कि उसको किस लेवल पे रखें। तो ऐसा कोई भी रूल नहीं है कि अगर वो ऊपर के लेवल का काम कर रहा है तो वहाँ पे उसको ज़्यादा पे किया जाएगा, और अगर वो नीचे के लेवल का काम कर रहा है तो उसको कम पे किया जाएगा। तो इसलिए जो होता है वो सही वर्ग निर्धारित नहीं हो पाता। तो ये इसकी एक और सीमा होती है। ओके तो आज के लिए इतना ही। बाकी के जो हमारे संख्यात्मक विधियां हैं उनको हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में बने बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आपके फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स इस वीडियो से बेनिफिट उठा सकें, और कमेंट करना ना भूलिए। थैंक यू।